हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो 15 टू 16 जून 2023 की करंट अफेयर्स के ऊपर है। स्टेट उत्तराखंड है एंड आर्टिकल 6 है। जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं उसमें एक स्टेट, एक आर्टिकल एंड शॉर्ट एंड बिग न्यूज़ होती हैं। इसके अलावा मेरा आपसे कहना ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिला पाऊँ। तो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है आज की। द गवर्नमेंट हैज़ रीनेम द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी एज ए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम था पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। इसका नाम चेंज करके गवर्नमेंट ने अब क्या रख दिया, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। सेकेंड न्यूज़ है, द यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल जैन मारियट एज द फर्स्ट ब्रिटिश हाई कमिश्नर और एम्बेसडर टू पाकिस्तान एट इस्लामाबाद ऑन 15 जून 2023। ये जो लेडी देख रहे हैं, इनका नाम है जैन मारियट। इन जैन मारियट को यूनाइटेड किंगडम, जिसका दूसरा जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, तो ब्रिटेन ने इनको अपॉइंट किया है पहली महिला एम्बेसडर के रूप में, और वो भी कहाँ पे, इस्लामाबाद में। ठीक है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहली बार ब्रिटेन ने 15 जून को अपनी एक महिला कैंडिडेट को इस्लामाबाद में नियुक्त किया है एज ए हाई कमिश्नर। देन आती है एक और न्यूज़। द प्रिंटर कंपनी एप्सॉन इंडिया हैज़ साइंड एक्टर रश्मिका मंदाना एज इस ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये रश्मिका मंदाना की है। ये साउथ इंडिया की एक्टर्स हैं, काफ़ी फेमस एक्टर्स हैं, एक्टर हैं। और इन्होंने क्या किया है, इनको एप्सॉन इंडिया ने, जो प्रिंटर कंपनी है, इनको एज ए अपनी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। इसके अलावा रश्मिका मंदाना को NIC ऑनेस्टी क्राफ्टेड आइसक्रीम ने भी फर्स्ट टाइम ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाई FSSAI। FSSAI शॉर्ट फॉर्म है, इसकी बिग फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है, किसने, FSSAI ने। अब वो क्यों दिया है, क्यों सम्मानित किया है FSSAI ने गुवाहाटी को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से, क्योंकि गुवाहाटी स्टेशन पे हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है पैसेंजर को, यात्रियों को। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो है, उसने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने प्राप्त किया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट को विद हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग। देन आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। मैक कराते कौन है, वन ऑफ द ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, डाइड ऑन 13 जून 2023 ऑफ नेचुरल कॉजेज एट हिज होम इन सांता। ही वाज 89। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, कि मैक कराते, ये फ़ोटो मैक कराते की है। ये अमेरिका के काफ़ी महान उपन्यासकार थे। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर के काफ़ी महान उपन्यासकार थे, जो कि 13 जून 2023 को मर चुके हैं, और वो भी नेचुरल कॉज से। और इनकी एज जो थी वो थी 89 साल। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज़ डिटेक्टेड ए नोवल मोड्स ऑपरेंडी ऑफ स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स कोकेन इनटू इंडिया बाय द कोरियर रूट। DRI seized 1.92 kg cocaine, birth rate 26.5 crore, imported by way of concealment inside thermocol walls under the NDPC Act 1985। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि DRI जो है उसने डिटेक्ट किया है किसको, कोकेन को, इंडिया बाई द कोरियर रूट पे। और इसमें हुआ क्या था कि एक बॉक्स था, इसमें बहुत सारी बॉल भरी हुई थी। जब इस बॉक्स को चेकिंग पे लाया गया तो क्या पता चला कि इस बॉक्स में जो बॉल थी, इसमें से कुछ बॉल भारी थी। तो इस वजह से जो भारी बॉल थी उनको काट के, इस तरीके से आप देख रहे हैं, उनको काट के देखा गया तो पता चला कि उसके अंदर कोकीन थी, जिसकी बर्थ थी 26.5 करोड़ की और वेट था 1.92 kg। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
organized round table on 15 June 2023 with heads of foreign mission in India to discuss overseas participation in World Food India 2023 at सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बर्ड फूड इंडिया 2023 में विदेशी भागीदारी पर चर्चा करने के लिए भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुखों के साथ 15 जून 2023 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में राउंड टेबल पर बातचीत की। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि सेकंड एडिशन जो है वर्ल्ड फूड इंडिया का 2023 का ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 3 to 5 नवंबर 2023 को प्रगति मैदान में, जो कि न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है और भी मैंने थोड़ा इसमें दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ भी है कि इन सभी जगह से 47 कंट्रीज़ ने रिप्रेजेंटेड किया था इस यहाँ पे, मतलब पार्टिसिपेट किया। इंट्रैक्शन सीनियर ऑफिसर, इसमें जो लोग आए थे इस राउंड टेबल में, उसमें सीनियर ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शामिल थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर शामिल थे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पर्सन शामिल थे, एपिडा, एमपीडा एंड अदर कम्युनिटी बोर्ड्स अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन जो थी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारे जितने मैंने नाम बोले हैं ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे या शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूज़ आई है कि ए न्यू स्टडी हैड फाउंड दैट ब्राइट ग्रेन्स ऑब्जर्व्ड इन द क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन आर ड्यू टू अपवर्ड प्रोपोगेटिंग शॉक इन द सोलर प्लाज्मा and show higher temperature enhancement than the various estimate। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक नई स्टडी ने पाया है कि ब्राइट गेन जो होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन आर ड्यू टू, ब्राइट ग्रेन्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं कहाँ पर, क्रोमोस्फीयर, सन की, जो सन है उसकी एक लेयर होती है, ठीक है। उस लेयर में क्या होता है, जैसा आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर सबसे ऊपर साइड पे क्या रख दिया है, कोरोना रख दिए, और इसके बाद हमारी क्या है, फोटोस्फीयर आ जाती है। सबसे पहले कोरोना की लेयर की बात करते हैं तो सबसे अंदर साइड वाली फोटोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना। तो क्रोमोस्फीयर जो है वो क्या है, मिडिल लेयर है किसके बीच की, फोटोस्फीयर, जैसे आप देख पा रहे हो फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच की जो मिडिल लेयर है सूर्य की वो क्या है, क्रोमोस्फीयर। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि जो ब्राइट ग्रेन है जो कि क्रोमोस्फीयर में दिखाई पड़ते हैं वो क्यों होते हैं, ऑफ द क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन आर ड्यू टू अपग्रेड प्रोपोगेटिंग शॉक इन द सोलर प्लाज्मा एंड शो हायर टेम्परेचर। ये ऐसा होता क्यों है, क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अपवर्ड प्रोपोगेशन होता है शॉक की वजह से सोलर प्लाज्मा में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी शॉक होगा या टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो ब्राइट ग्रेन है ये दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, द स्टडी कैन हेल्प इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग ऑफ द क्रोमोस्फीयर सिचुएटेड बिटवीन द ब्राइट सोलर सरफेस एंड द एक्सट्रीमली हॉट कोरोना। अब यहाँ पे ये जो स्टडी है इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग का पता लगाया जा सकता है क्रोमोस्फीयर के बीच में जो कि प्रेजेंट होते हैं सोलर सरफेस एरिया में, ठीक है। अब पहले से क्या हुआ है कि द टेम्परेचर एनहांस, जो अभी नई स्टडी आई है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है पहले की अपेक्षा 3 to 5 टाइम्स मतलब बढ़ा हुआ शो हुआ है। और भी यहाँ पर एक और चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है कि एक नए अध्ययन में पता चला है कि क्रोमोस्फीयर में दिखने वाले चमकदार कण और सौर प्लाज्मा में ऊंचाई की ओर बढ़ने वाले आघात के कारण, मतलब जो क्रोमोस्फीयर में जो चमकदार कण हैं वो सौर प्लाज्मा में ऊंचाई की ओर बढ़ने वाले आघात के कारण, शॉक के कारण उत्पन्न होते हैं। और
इससे क्या होता है कि पिछले आंकड़ों की तुलना में तापमान में, अब ये जो शॉक के कारण जो ब्राइट कण दिखाई देना, उसकी वजह से तापमान भी इंक्रीज होता है। और भी यहाँ पे बहुत सही सी बातें की हैं। क्रोमोस्फेयर के बारे में यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ऐसे ही ऊपर भी मैंने क्रोमोस्फेयर के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहें तो क्रोमोस्फेयर के बारे में आप जान सकते हैं। स्मॉल में मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोस्फेयर जो है सन की लेयर है, ठीक है। और ये जैसे करोना है सन की लेयर, फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर सन की इनर लेयर है, क्रोमोस्फेयर मिड है और करोना सबसे ऊपर की लेयर है। दूसरी न्यूज़ आती है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइन द वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन ऑफ ग्लोबल विंड डे थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डे लॉन्ग इवेंट इन दिल्ली टुडे 15 जून 2023। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, गवर्नमेंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइन, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन। ग्लोबल विंड डे था 15 जून को, इसको हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने सेलिब्रेट किया है थ्रू द, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है। तो जो ग्लोबल विंड डे एनर्जी का जो सेलिब्रेशन था ये ऑर्गेनाइज किया था न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया 15 जून को। थीम थी यहाँ पे पवन, ठीक है, जिसका मतलब ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया द सेलिब्रेशन फ्यूचर इन द डेप्थ डिस्कशन ऑन विंड एनर्जी प्रोग्रेशन इन इंडिया। इसका जो पूरा पर्पस था वो ये था कि किस तरीके से विंड एनर्जी को इंडिया में और आगे बढ़ाया जाए। इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु जो है टॉप पर रहे हैं विंड एनर्जी के प्रोवाइड कराने में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज़ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल विजिट तेलंगाना ऑन 16 जून to 17 June 2023 and review the combined graduation parade at Air Force Academy Dungal in the morning 17 June 2023। ये इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट कभी कभी पूछ ली जाती है तो बता दिया गया है कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 16 to 17 जून 2023 को तेलंगाना की यात्रा पे रहेंगी, जो कि अभी हैदराबाद में है। और 17 जून को वो वायुसेना सुबह जो है वायुसेना अकादमी डूडीगल में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा करेंगी, रिव्यू करेंगी। ये न्यूज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। द 3-day मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अंडर द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, 3 डे की मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, और वो भी किस ग्रुप के अंदर, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ द G20 बिगेन हो रही है 15 से 17 जून 2023 को। तो 3 दिन की एग्रीकल्चर मीटिंग, एग्रीकल्चर मिनिस्टर 3 डे की जो मीटिंग है एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, वो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की तरफ से शुरू हो रही है, वो भी हैदराबाद में 15 से 17 जून 2023 को। मोर देन 200 डेलीगेट्स, इस जो ये जो मीटिंग होगी इसमें 200 डेलीगेट से ज़्यादा लोग जो है डिफरेंट कंपनीज़ के, मेंबर कंट्रीज़ के, इनवाइटेड कंट्रीज़ के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री, डायरेक्टर जनरल जो है वो शामिल होंगे। जो मीटिंग की जो स्पिरिट है वो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं ये एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के, तो इसमें प्रायोरिटी एरिया हैं एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन with focus improving social protection system to promote agro diversification and enhance food security। दूसरा है इसका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फाइनेंसिंग ग्रीन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर विद ए क्लाइमेट। थर्ड है इसका स्ट्रेंथिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ वुमेन यूथ एंड शेयरिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन विद एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डाटा प्लेटफॉर्म एट डिजिटल पब्लिक गुड्स। देखिए ये मैंने प्रायोरिटी आपको लिख दिया है, इसका ऑल ओवर जो कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाया जाए, मतलब ये बताया जाएगा कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी
पे काम हो सके, न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा सके, जो मार्जिनल जो वर्कर हैं या जो वोमेन्स हैं उनको किस तरीके का फूड प्रोवाइड कराया सके, कैसे कैसे हम मतलब उसमें स्टेप उठा सकते हैं जिससे कि फूड भी ज़्यादा हो और सभी को मिले। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो एक तरीके से फूड सिक्योरिटी के सशक्तिकरण के ऊपर यहाँ पर ऐसे सशक्तिकरण तो नहीं बोलेंगे, मतलब फूड सिक्योरिटी के ऊपर ही ज़्यादा बात की गई है। ये इसमें पिक्चर भी है तो आप देख सकते हैं। आर्टिकल 6 की बात करते हैं। अब हम अपने आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो आर्टिकल 6 क्या बोलता है, द notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now including Pakistan shall be deemed to be a citizen of India if a person compile the below two condition at the commencement of the constitution। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है पाकिस्तान से आर्टिकल 6 में ऐसी कोई पूछता है तो पाकिस्तान से भारत को प्रवर्तन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से हमारे इंडिया में रहने के लिए आ रहे हैं उनको नागरिकता किस सिचुएशन में मिल सकती है, किस स्थिति में अगर वो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो किस कंडीशन में उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। इस बात पे आर्टिकल 6 आधारित है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आर्टिकल 5 में चाहे कुछ भी बात हो या कैसा भी हो, अगर कोई भी पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, ठीक है, अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिया आ रहा है तो उसको इंडिया में आने के बाद जो नागरिकता है उसको मिलने के लिए, उसको वो नागरिकता मिले उसके लिए उसको कुछ चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, कुछ प्रूफ उसके पास होने चाहिए। अब वो प्रूफ क्या क्या होने चाहिए, देखिए जैसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि ही और शी, यहाँ पे मैंने शी नहीं लिखा है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, either of his parents, any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उसके या तो उसके माता पिता या वो खुद या उसके दादी दादा, ठीक है, वो खुद या उसके दादी दादा या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। कब हुआ हो, जो एक्ट है 1935 में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका जन्म भारत में हुआ हो और फिर बंटवारा हो गया हो और बंटवारा होने के बाद वो पाकिस्तान चला गया हो। ठीक है, अगर बंटवारा होने से पहले उसका जन्म भारत में हुआ है और वो पाकिस्तान चला गया और अब जो शहर पहले हमारे इंडिया में थे अब वो पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हैं और वो वहाँ जाके बस भी गया और आता है तो उसको वो भारत का निवासी कहलाया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कहती है कि इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ नो माइग्रेटेड बिफोर द 19 day of July 1948 he has been ordinary resident in territory of India since the date of his migration। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, इसी के दूसरे वाले का जो दूसरा पार्ट कह रहा है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड ऑन after the 19th day of the July 1948 he has been registered as citizen of India by any officer appointed in that behalf of the government of the Dominion of India on application made by him therefore the such officer before the commencement of this constitution in the form of the manner prescribed by that the government। अब देखिए ये दोनों चीज़ें क्या कह रही हैं, वह व्यक्ति चाहे कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स हो ऐसा हो जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित किया हो। तो पहली शर्त ये थी आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग कि 5 में कुछ भी लिखा है नागरिकता का अधिकार, लेकिन 6 क्या बोलता है कि 5 में कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो व्यक्ति पहली शर्त के अकॉर्डिंग कि अगर वो व्यक्ति या तो वो व्यक्ति खुद या उसके माता पिता या उसके दादी दादा अगर भारत में पैदा हुए हैं तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरी शर्त ये आती है कि वह व्यक्ति ऐसा हो जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित किया हो। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो पाकिस्तान चला भी गया था, ठीक है, लेकिन फिर वो लौट के कहाँ आ गया हो, इंडिया आ गया हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, वह अपने
अपने भारत का नागरिक कहलाएगा यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है तो। ठीक है, अगर वो पहले से भारत के किसी क्षेत्र में निवासी रहा है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है भारत पाकिस्तान से, तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट आता है कि वह व्यक्ति ऐसा हो जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात प्रव्रजन किया हो। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति तो वो था जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया इंडिया। एक व्यक्ति वो है कि जो या तो 19 जुलाई 1948 को आया हो या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो और उसने अपने उसके लिए नागरिकता के लिए आवेदन किया हो। जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट के थ्रू मतलब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और उसने वो वहाँ पे हमारे इंडिया में कम से कम 6 महीने रहा हो, तब वो इस चीज़ का भारत की नागरिकता का अधिकारी रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं पूरी पढ़ देती हूँ लाइन को। वह व्यक्ति ऐसा हो जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात प्रव्रजन किया हो। मीन्स प्रव्रजन का मतलब है स्थानांतरण किया हो। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत के डोमिनियन सरकार द्वारा विहित रूप मतलब कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट ने रखा है सिटीजनशिप एक्ट के सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, उसके द्वारा विहित प्रारूप और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया हो, आवेदन किए जाने पर अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो। अब वो गया मतलब जिस दिन 19 जुलाई 1948 थी, या तो कोई व्यक्ति उस दिन पाकिस्तान से भारत आ गया या 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत आया पाकिस्तान से और उसने अपनी सर्टिफिकेट के लिए मतलब नागरिकता सर्टिफिकेट के लिए जो भारत के द्वारा जो ऑफिसर नियुक्त किया गया है उसको आवेदन किया और उस आवेदन पे उस ऑफिसर ने उसको रजिस्टर कर लिया हो और जब वो 6 महीने वहाँ रह गया। और इसके अलावा इसमें एक शर्त और है कि कम से कम वो इंडिया में आवेदन करने से पहले 6 महीने मतलब वहाँ पे रहा हो और तब उसने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब उसे आवेदन करने से पहले वो कोई भी आवेदन करेगा उस ऑफिसर के पास रजिस्ट्री के लिए, सिटीजनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे ये मस्ट है कि उसे कम से कम 6 महीने रहना पड़ेगा पहले भारत में, उसके बाद ही वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगर कोई 6 महीने नहीं रहा है भारत में तो वो आवेदन का अधिकारी नहीं होगा। इसके बाद जो स्टेट है वो आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बात करते हैं तो स्टेटहुड डे जो है इसका 9 नवंबर 2000 है। कैपिटल जो है देहरादून है। एरिया जो है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन है इसकी 101.17 मीन्स 101.17 लाख। डिस्ट्रिक्ट है 13 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 3 सीटें हैं। अब यहाँ पर सीएम की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो हैं इसके क्या हैं, सीएम हैं। गवर्नर हैं यहाँ पे करंट के गुरमीत सिंह। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल मतलब एक ही तरह की परिषद प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसमें कि 71 सीटें हैं। स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो स्टेट एनिमल में है एल्पाइन मस्क डियर। इसके बाद स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो स्टेट बर्ड है मोनाल। स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो ब्रह्म कमल जिसका दूसरा नाम ससुयूरिया ओवालाटा भी है। स्टेट ट्री है इसकी बुरानस। इसके बाद डैम है इसका टेहरी डैम है जो कि भागीरथी रिवर पर प्रेजेंट है। लेक है इसमें भीमताल लेक है काफ़ी फेमस जो कि भागीरथी रिवर पर प्रेजेंट है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कार्बेट, गोमती, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क काफ़ी फेमस हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं
तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर बिनसार, एस्कॉट, मस्क डियर सेंचुरी, मलान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनानंदी, नंदाधुर एंड गोविंद पशु बिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस हैं। जो न्यू स्कीम है 2023 की उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। दूसरी है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। थर्ड है महालक्ष्मी सौर मतलब सूरज से रिलेटेड है, तो महामंत्री सौर स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना, फ्री मोबाइल टैबलेट योजना एंड उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना। ये 2023 की इसकी स्कीम है। इसके बाद बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं, तो देखिए इसमें बॉर्डर कंट्रीज से जो लगती हैं वो चाइना और नेपाल है, और बॉर्डर स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर कंट्री की बात करते हैं, आउट्स ऑफ इंडिया नेपाल है, और यहाँ पर ये क्या है, चाइना लगा हुआ है, ठीक है। और अगर स्टेट की बात करते हैं तो एक तरफ इसके क्या जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है हरियाणा के, उत्तराखंड के, दूसरी तरफ क्या जा रहा है, हरियाणा, और थर्ड तरफ क्या जा रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 तरफ से स्टेट से घिरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो इसकी जो अदर कंट्रीज़ हैं जो इससे हरियाणा से जुड़ी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, नेपाल और चाइना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।